So guys, we have discussed in our last class first phase of growth 1950 to 1965. तो चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं एक्चुअल में क्या सक्सेसफुल हुआ और क्या नहीं हुआ। तो एज अ होल फर्स्ट फेज़ वाज क्वाइट सक्सेसफुल। तो फर्स्ट फेज़ हमारा जो था वो बहुत ही सक्सेसफुल था एक्सेप्ट फॉर द एग्रीकल्चर क्राइसिस। हाँ, कुछ एग्रीकल्चर क्राइसिस फर्स्ट फेज़ में हुआ था, लेकिन फिर भी अगर हम उसे रिकॉल करें अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर को, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक प्रकार से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ था, एंड देन सप्लाइड साइड फोकस हुआ था। तो आप निश्चिंत रहिए, हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है अलग से वीडियो बना देंगे, सप्लाई साइड फोकस क्या होता है, डिमांड साइड फोकस क्या होता है, तो इसके बारे में बनाएंगे। जैसे पिछली क्लास में उन्होंने डिस्कस किया था कि सप्लाई साइड फोकस का मेन मोटिव होता है कि वेलफेयर स्टेट। तो जिस तरह से हमें पता भी है फर्स्ट फेज जो होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। इंडिया इज अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, नॉट ए सोशल फुल्ली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं थी इंडिया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मीन्स प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा था, मतलब कि उसका भी बढ़ावा दिया जा रहा था, प्लस सोशलिस्ट भी थी, क्योंकि बहुत सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो स्टेट के हाथ में थे। तो इस तरह से हम इसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। इसके लिए भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसके लिए मैं लेक्चर बना दूंगा। एंड देन अथॉरिटेटिव प्लानिंग, और इंडिया जो होता है एक अथॉरिटेटिव प्लानिंग की तरह फर्स्ट फेज में काम कर रहा था। नाउ अब आगे हम बात करते हैं सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ। तो सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ जो होता है वो 1965 से 1980 तक चलता है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ इज फ्रॉम 1965 टू 1980 तक। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो दीज आर द फीचर जिसे आप अपने मेंस में भी लिख सकते हो। अगर आप एकेडमिक के बच्चे हो तो आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बात करते हैं पहला। तो पहला जो हमारे पास फेज था वो डेडिकेटेड फोकस ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट फेज में क्या हो गया था, एग्रीकल्चर क्राइसिस हो गई थी। एग्रीकल्चर क्राइसिस होने का मतलब होता है हमें क्या होता है, फूड के लिए भी डिपेंडेंट होना पड़ रहा था दूसरे कंट्रीज के लिए, ठीक ना। फूड ग्रेन्स जैसे अमेरिका से इंपोर्ट किए जा रहे थे, तो प्रॉब्लम आ गई थी एग्रीकल्चर क्राइसिस में। तो हमने कहाँ फोकस किया, डेडिकेटेड फोकस ऑन एग्रीकल्चर, रिजल्टिंग इन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्रीन रेवोल्यूशन जो होता है किस फेज का है, तो सेकंड फेज ग्रोथ का जो है ग्रीन रेवोल्यूशन है। देन हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ में जो होते हैं हमारे पास, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहीं पे नेशनलाइज भी की गई थी बहुत सारे बैंक। तो हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसको ए पॉइंट की बात करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी। एक्चुअल में क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी को हमें बढ़ाना था, तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन अडॉप्ट किया इन रूरल एरियाज एंड पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर। हो क्या गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ था हमारे पास रीजनल एरियाज में उतना अच्छा नहीं हो पाया था जितना कि सिटीज वगैरह में हुआ था। तो सिटी वगैरह में हो गया था, तो जो फ्लो था, मनी का फ्लो था हमारे पास, या जो भी हमारे पास ये जो मनी का फ्लो था हमारे पास वो सिटी ओरिएंटेड था। रूरल एरियाज में और पर्टिकुलरली जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है डोमिनेंट था, वहाँ पे क्या होती, बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसी वजह से क्या हो गया था, तो रूरल एरियाज इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, बाय देन एग्रीकल्चर वाज डिपेंडेंट ऑन कोऑपरेटिव बॉन्डिंग। तो नॉर्मली क्या होता है, कोऑपरेटिव बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा था, विच वाज हाईली इनएडिकेट इनसफिशिएंट। तो जो कि बहुत इनएडिकेट था और बहुत इनसफिशिएंट था, तो नॉर्मली क्या होता है, हमें फिनेंशियल इंक्लूजन करना पड़ा। तो एक्चुअल में ऐसा हो भी गया। तो प्रिंसली स्टेट थे नॉर्मली, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चीज़ें, हमें लैंड रिफॉर्म हो गया था, हमें पता था लैंड किसका होता था, ये सारी चीज़ें हमें आइडिया था, लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी तक नहीं हो पाया था। तो हम एक प्रकार से इसी ओर लगे हुए थे। एंड बी पॉइंट जो होता है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग फिनेंशियल इंक्लूजन ड्रास्टिक स्टेप वॉज टेकन फ्रॉम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो अब क्या हो गया, हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कर लिया ताकि हम मनी को फ्लो कर सके रूरल एरियाज में। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो थी वो भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेकंड फेज। एंड फिर क्या होता है, हम बात करते हैं एंड इंश्योरेंस टू टेक ओवर पुट सेक्टर्स यूनिट्स। तो नॉर्मली क्या होता है, हमने इंश्योरेंस को भी यहाँ पे लाना स्टार्ट किया। तो आप इसे याद रखिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, सेकंड फेज में एग्रीकल्चर पे हमने फोकस किया, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे हो गया। दूसरा हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन में आपको याद रखना है, वहाँ पे याद रखना है आपको नेशनलाइज किया था बैंक को, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं एक्सेसिव फोकस ऑन सप्लाई साइड। एक्चुअल में इंडिया जो था उसका मेन फोकस था एक्सेसिव फोकस ऑन सप्लाई साइड, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई का। तो सप्लाई साइड में हमारा कंट्रोल भी था, तो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल भी जो था सप्लाई साइड में था। टू डू से न्यू एक्ट्स वर क्रिएटेड सच एज। तो याद रखिएगा सेकेंड फेज में दो एक्ट डेवलप हुए थे। जो पहला एक्ट था उसे बोलते हैं MRTP, और दूसरा एक्ट था उसे बोलते हैं फेरा, FERA। तो फेरा और MRTP ये दो एक्ट आए थे हमारे पे, तो याद रखिएगा। एंड तो एक्चुअल में क्या होता है, याद रखिए कि यही दो एक्ट जो होते हैं, ये माना जाता है कि आपको
सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ में जो होता है, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। आगे हम थर्ड फेज में जब बात करेंगे तो इसका जब आउटपुट देखेंगे इन दोनों एक्ट का तो वो बहुत ही ड्रास्टिक होगा। तो इन दोनों एक्ट को आप याद रखिएगा, दीज टू एक्ट आर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन लार्ज। तो सेकंड फेज में जो होता है एमआरटीपी एफईपी, देखिए उस समय का कॉन्टेक्स्ट अलग था, तो उसके बेसिस से हम बोल सकते हैं कि मतलब कि हाँ, हम दो पोल में वर्ल्ड डिवाइड था, तो हम एक्चुअल में क्या होता है, हम नैम पॉलिसी को अडॉप्ट किए हुए थे, तो हम नहीं कर सकते थे। उस समय का कॉन्टेक्स्ट अलग था। लेकिन आज के सिनारियो में अगर देखा जाए तो दीज एक्ट जो होती है हमारे पास, ये ओपन इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं देती हैं। जैसे कि हम इनके बारे में बात करते हैं, एमआरटीपी क्या होती है, तो दैट मीन्स मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मोनोपोली, गवर्नमेंट की एक प्रकार से मोनोपोली थी और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस थी। मतलब आप ट्रेड जो होती है हमारे पास वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी हमारे पास, वो गवर्नमेंट के पास, इसके पास क्या होती है, मोनोपोली थी। मीन्स इट इज़ एक प्रकार से बोल सकते हैं ये एक एंटी इन्वेस्टमेंट था हमारे पास। दूसरा हम बात करते हैं फेरा की। तो फेरा जो होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो ये भी ऑब्वियसली बात है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आप थर्ड फेज में जब बात करेंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम हो जाएगा था। एंड दिस क्रिएट अ लाइसेंस परमिट राज। आपने बहुत सुना कि लाइसेंस परमिट राज उसी समय आया था, तो फेरा की वजह से ही वहाँ पे लाइसेंस परमिट राज आया था। हाँ, क्योंकि रेगुलेशन था हमारे पास, अगर कोई आना चाहता था तो वहाँ पे उसे परमिट लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। अभी हम आगे देखेंगे, लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन परमिट को फिर भी समाप्त नहीं किया गया। अगर किसी कोई बाहर की कंपनी यहाँ पे आना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो लाइसेंस परमिट राज जो था वो एक प्रकार से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रही थी धीरे धीरे। तो आगे हम अगर बात करते हैं तो इस तरीके से हमने बात किया, तो आगे हम बात करते हैं एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड रेगुलेशन। जो अगला फोर्थ पॉइंट होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे हम बोलते हैं एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड रेगुलेशन। पूरी तरह से केंद्रीकृत हो गई थी इकोनॉमी हमारी। इसमें क्या हो गया था हमारे पास, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो हमने क्या कर दिया, पब्लिक सेक्टर को बहुत इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स प्राइवेट का कोई भी अगर हमारे पास कंपनी खोलना, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप होती है, छोटा मोटा बिजनेस होता है, तो लोग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हो गया था हमारे पास, पूरी तरीके से क्या हो गया था, ये डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर आगे हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था। तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन में क्या हो गया था हमारे पे, तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन लाइसेंस परमिट राज सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, इट क्रिपल्ड इंडियन इकोनॉमी। तो याद रखिएगा, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन लाइसेंस परमिट राज सिस्टम क्रिपल्ड इंडियन इकोनॉमी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, आप इसे याद रखिएगा। और यही समय था जब आर्टिकल 356 वाज मोस्ट एब्यूज्ड। आर्टिकल 356 क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, जिसके बेसिस से क्या होता था, पहले क्या करते थे, स्टेट गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता था। इतनी समय क्या होता है, इंदिरा गांधी का रूल भी आ गया था, तो और यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस हुआ। तो 356 वाज मोस्ट एब्यूज्ड। पॉलिटी में 356 से क्वेश्चन आते हैं, तो आप जाके उसे एक बार चेक कीजिएगा, आर्टिकल 356 क्या कहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सो मनी स्टेट गवर्नमेंट टॉपल डाउन। तो नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पे गिराई गई थी। आप जाके वहाँ पे हिस्ट्री में जाके चेक कीजिएगा, आपके लिए हिस्ट्री के लिए एक होमवर्क है और प्लस पॉलिटी के लिए होमवर्क है, तो आप इसे चेक कीजिएगा। नॉट जस्ट इकोनॉमिक बट पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन वाज वर ओनली डिपेंडेंट ऑन यूएसएसआर। तो एक्चुअल में हो क्या गया था उस समय, क्या था, जब हम सेकेंड फेज के बारे में बात करते हैं तो हमारा एक्चुअल में वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जिस तरह से सेंट्रलाइज थी, तो उसी तरीके से हम चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे थे। तो एक्चुअल में क्या हो गया था, तो पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन भी हो चुका था, तो विच आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन यूएसएसआर। तो फिर आगे हम बात करते हैं ऑन एक्सटर्नल फ्रंट फॉरेन एड ड्राइड अप। तो अब इससे हो क्या गया था, जो एक्सटर्नल एड मिल रहे थे हमें अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, वो पूरी तरह से ड्राइड अप हो गए थे, पर्टिकुलरली फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। तो ये नॉर्मली क्या होता है, यहाँ वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से हमें किसी प्रकार की ऐड नहीं मिल पा रही। तो एक प्रकार से बहुत ही ड्रास्टिक समय था सेकेंड फेज हमारे पे, सेकेंड फेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ड्रास्टिक समय था। इसको आप जरूर जाकर स्टडी कीजिएगा। तो दीज आर द फीचर। तो आगे हम बात करते हैं, देयर वाज एक्सेसिव फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो फिफ्थ हमारे पास होगा, तो वो जो हमारा मेन मोटिव था, उसका मेन मोटिव था कि देयर वाज एक्सेसिव फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है,
हम एक फ्रंट से जुड़े थे यूएसएसआर से, तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुकी थी यूएसएसआर से और हमें फॉरेन एड बिल्कुल नहीं प्राप्त हो रहा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को एक प्रकार से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, मतलब कि हमें देश में ही अपने सब बनाना था और बना के हमें सप्लाई करना था, अंडर विच क्या होता है, वी बैंड लॉट ऑफ इंपोर्ट्स। आप याद रखिएगा, कोको कोला वाज बैंड आफ्टर 70 टिल 93, 70 से 93 तक कोको कोला बैन था। आपको जाके चेक करना कि और बहुत सारी ऐसे गुड्स थे हमारे पास, ऐसे ब्रांड थे जिन्हें बैन किया गया था। आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो आप बस नोट मेकिंग करते जाइए और इस तरह से पढ़ते जाइए। तो ये सेकंड फेज था हमारे पास। इसका आउटकम क्या हुआ, आउटकम को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही। तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल मिले। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।